तो आगे बढ़ते हैं अब। देखो डिफरेंस आपके सामने, अधिकार अंतरण और विकेंद्रीकरण। बेटा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंस बन जाता है, ठीक है ना, कि अधिकार अंतरण और विकेंद्रीकरण के बीच में डिफरेंस होता क्या है। क्लियर है? मैंने आपके लिए 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट रखे हैं, जिससे आपको काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा दोनों कॉन्सेप्ट, अधिकार अंतरण क्या होता है और विकेंद्रीकरण क्या होता है। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने बनाया बिल्कुल वैसे ही आप बनाओगे, जहां जहां मैं अंडरलाइन करूंगा वहां वहां आप भी अंडरलाइन करोगे। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले परिभाषा की बात कर लेते हैं, यानी अभिप्राय की बात कर लेते हैं। तो उसने बोला अधिकार अंतरण से अभिप्राय, यानी इसका अभिप्राय उत्तरदायित्व एवं अधिकार सौंपने। क्या लिखा हुआ है? इसका अभिप्राय उत्तरदायित्व एवं अधिकार सौंपने तथा जिस व्यक्ति को उत्तरदायित्व सौंपा गया है, जिस व्यक्ति को आपने उत्तरदायित्व सौंपा है, उसकी उत्तरदेयता उत्पन्न करने की प्रक्रिया से है। दोबारा बोल रहा हूं मैं, इसमें मैंने बोला अधिकार अंतरण से अभिप्राय उत्तरदायित्व एवं अधिकार सौंपने, उत्तरदायित्व और अधिकार को सौंपने तथा जिस व्यक्ति को आपने उत्तरदायित्व सौंपा है ना, रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है ना, तो उसकी उत्तरदेयता भी उत्पन्न करने की प्रक्रिया से है, यानी उसकी आंसरेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, लेकर के आना। ठीक है ना? जबकि विकेंद्रीकरण की अगर हम बात करें तो इसका अभिप्राय उस स्थिति से है जो पूरे संगठन में, जो आपका पूरा संगठन है उसमें जो व्यवस्थित अधिकार अंतरण है उसके कारण, यानी किए जाने के फलस्वरूप पैदा होती है। किसके कारण हो रहा है? व्यवस्थित अधिकार अंतरण किए जाने के फलस्वरूप पैदा होती है। तो ये वो स्थिति होती है जो पूरे संगठन में जो आपने व्यवस्थित अधिकार अंतरण किया हुआ है, यानी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जो की हुई है, उसके किए जाने के फलस्वरूप ये पैदा होती है। उसके बाद क्षेत्र की बात करें तो अधिकार अंतरण का क्षेत्र जो होता है वो सीमित होता है, यानी छोटे लेवल का, ठीक है ना, छोटा है इसका क्षेत्र। जबकि विकेंद्रीकरण का क्षेत्र जो होता है वो व्यापक होता है। क्या होता है? व्यापक। व्यापक मतलब बड़ा होता है। क्लियर हो गया? पॉइंट नंबर थर्ड, उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य एक अधिकारी के कार्यभार को कम करना। किसको? कार्यभार को कम करना होता है। जबकि इसका उद्देश्य संगठन में सत्ता का फैलाव करना होता है, क्योंकि आप हर जगह अपनी पावर्स को बांटना स्टार्ट कर देते हो, तो उसका मतलब सत्ता का यहाँ पे फैलाव होता है। तो 3 पॉइंट पहले ध्यान से सुन लीजिए ताकि आपके दिमाग में तीनों के तीनों पॉइंट अच्छे से बैठ जाएं। मैंने सबसे पहले अभिप्राय यानी परिभाषा बताई, जिसमें मैंने बोला कि अधिकार अंतरण से अभिप्राय उत्तरदायित्व एवं अधिकार सौंपने तथा जिस व्यक्ति को उत्तरदायित्व सौंपा गया है उसकी उत्तरदेयता उत्पन्न करने की प्रक्रिया से है। जबकि विकेंद्रीकरण से अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें पूरे संगठन में व्यवस्थित जो अधिकार अंतरण किए जाने के फलस्वरूप यह पैदा होती है। तो इसका अभिप्राय उस स्थिति से है जो पूरे संगठन में व्यवस्थित अधिकार अंतरण किए जाने के फलस्वरूप पैदा होती है। क्षेत्र में मैंने बोला इसका क्षेत्र सीमित होता है, इसका क्षेत्र व्यापक यानी बड़ा होता है। फिर मैंने उद्देश्य बोला तो इसका उद्देश्य जो अधिकारी है उसके कार्यभार को कम करना इसका उद्देश्य होता है। जबकि इसका उद्देश्य संगठन में सत्ता का फैलाव करना होता है। तो 3 पॉइंट अच्छे समझ में आ गए। अब रह गए हमारे पास 4 पॉइंट। अगला पॉइंट हमारा है उसके बाद प्रकृति की अगर हम बात करें तो हमने यहाँ पे बोला अधिकार अंतरण सभी संस्थाओं में जरूरी होता है, यानी अधिकार अंतरण जो है बहुत जरूरी है, अर्थात इसके अभाव में काम नहीं चल सकता। तो अधिकार अंतरण सभी संस्थाओं में जरूरी होता है, अर्थात इसके अभाव में काम नहीं चल सकता। जबकि विकेंद्रीकरण का पाया जाना जरूरी नहीं होता, अर्थात इसके अभाव में काम चल सकता है। क्या हो सकता है? इसने बोला यहाँ पे काम चल सकता है इसके अभाव में, अगर ये नहीं भी होगा तो भी चल जाएगा। उत्तरदेयता की अगर हम बात करें तो इसमें उत्तरदेयता दूसरे व्यक्ति को नहीं सौंपा जा सकता। इसने बोला इसमें उत्तरदेयता को यानी जवाबदेही को दूसरे व्यक्ति को सौंपा नहीं जा सकता, पहले वाले में। क्लियर हो गया? जबकि अगर हम बात करें दूसरे वाले की बात करें तो उसने बोला यहां पे इसमें अधिकारों के साथ साथ उत्तरदेयता का भी हस्तांतरण हो सकता है, यानी हो जाता है। क्लियर हो गया? तो हमने 3 पॉइंट अच्छे से पढ़ लिए थे, उसको मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं। बाकी 2 पॉइंट मैं रिपीट कर रहा हूं जो मैंने अभी पढ़ा है। प्रकृति में मैंने बताया कि अधिकार अंतरण सभी संस्थाओं में जरूरी होता है, अर्थात इसके अभाव में काम नहीं चल सकता, यानी इसका मतलब बहुत जरूरी है, इसके बिना तो काम नहीं चलेगा। जबकि विकेंद्रीकरण जो होता है उसका पाया जाना जरूरी नहीं होता, अर्थात इसके अभाव में काम चल सकता है। उत्तरदेयता की बात करें, इसमें उत्तरदेयता को दूसरे व्यक्ति को सौंपा नहीं जा सकता। इसका मतलब इसमें उत्तरदेयता को दूसरे व्यक्ति को नहीं सौंपा जा सकता। इसमें अधिकारों के साथ साथ उत्तरदेयता का भी हस्तांतरण हो जाता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है ये वाला, ठीक है। इसमें सौंप सकते उत्तरदेयता को, इसमें नहीं सौंप सकते, ठीक है। तो इसमें उत्तरदेयता सौंपी नहीं जा सकती, इसमें उत्तरदेयता सौंपी जा सकती, उसको हस्तांतरण किया जा सकता है। स्थिति की बात करें, यह कार्य विभाजन
के फलस्वरूप की जाने वाली प्रक्रिया है। किसके फलस्वरूप? कार्य विभाजन के फलस्वरूप की जाने वाली प्रक्रिया होती है, जबकि ये उच्च प्रबंध द्वारा बनाई गई नीति का परिणाम होता है। किसका होता है? जो उच्च प्रबंध है, टॉप मैनेजमेंट होता है, उसके द्वारा बनाई गई नीति का ये क्या होता है? परिणाम होता है। तो मैंने स्थिति में क्या बताया कि यह कार्य विभाजन के फलस्वरूप की जाने वाली प्रक्रिया होती है, जबकि यह उच्च प्रबंध यानी जो टॉप मैनेजमेंट है उसके द्वारा बनाई गई नीति का क्या होता है? परिणाम होता है। उसके बाद कार्यवाही की स्वतंत्रता की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत अधिकार सौंपने के बाद भी अधिकार सौंपने वाले का अधीनस्थ पर पूरा नियंत्रण रहता है। इसने बोला यहाँ पे क्या, इसके अंदर जो अधिकार सौंपने वाले का, यानी जैसे मान लो मैंने आपको अधिकार दिया, तो अधिकार सौंप दिया मैंने, ठीक है, तो मेरा फिर भी आपके ऊपर क्या रहेगा? पूरा नियंत्रण रहेगा। तो इसके अंतर्गत अधिकार सौंपने के बाद भी, मैंने आपको अधिकार तो दे दिया, फिर भी अधिकार सौंपने वाले का अधीनस्थ पर पूरा नियंत्रण होता है। इसका मतलब यहाँ पे जो स्वतंत्रता होती है वो क्या होती है? कम स्वतंत्रता होती है, कम, ठीक है, कम स्वतंत्रता होती है। जबकि अगर हम दूसरा वाले की बात करें तो इसके अंतर्गत प्राय ज्यादातर देखा गया है कि अधिकार सौंपने वाले का, यानी जो अधिकार सौंपता है, अधिकार सौंप रहा है, ठीक है, उसका अधीनस्थों पर कोई नियंत्रण नहीं होता, यानी अधीनस्थ अपने आप स्वतंत्र पूर्वक काम कर सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे स्वतंत्रता क्या है आपकी? अधिक, ठीक है ना। तो पहले वाले में क्या बोला मैंने? इसके अंतर्गत अधिकार सौंपने के बाद भी अधिकार सौंपने वाले का अधीनस्थ पर पूरा नियंत्रण रहता है, ठीक है ना। जबकि दूसरे में मैंने बताया इसके अंतर्गत प्राय अधिकार सौंपने वाले का अधीनस्थों पर कोई नियंत्रण नहीं रहता। इसका मतलब यहाँ पे कम स्वतंत्रता पाई जाती है, यहाँ पे अधिक स्वतंत्रता पाई जाती है, ठीक है। तो ये डिफरेंस भी आपका खत्म होता है और ये चैप्टर भी आपका आज क्लोज हो जाता है। क्लियर हो गया? होप्स आपको सारी वीडियो समझ में आ रही होगी जहां तक है, ठीक है। कोशिश की जा रही है समराइज करो, मतलब इतना कंटेंट दे रहा हूँ कि जो ज्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है। क्लियर? मिलते फिर एक नए चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद।